कल जो पढ़ाई हुआ उसे एक बार बता सकते हैं? बताइए। सेम स्ट्रक्चर तथा सेम फंक्शन करने वाले सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कवरिंग में होता है, मतलब किसी भी ऑर्गन की जो कवरिंग करता है और सिक्रीजन का काम करता है, वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। हमारी स्किन में और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, जहाँ भी दो चीज़ों के बीच में, दो से अधिक चीज़ों के बीच में कनेक्शन का काम होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे ब्लड में होता है, बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है, लिगामेंट और टेंडन्स में होता है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल, तीसरी होती है कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होती है वो हमारे जो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं उसमें पाई जाती है स्केलेटल मसल। उसके बाद आते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती है वो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल होती है वो हार्ट में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं फोर्थ टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाया जाता है। ये कम्युनिकेशन करने का काम करता है। सेंसरी और मोटर्स इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यू करता है। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शालिनी जी हैं? हाँ जी मैम। ओके, बहुत अच्छा। और कोई बताइए, इसी प्रकार अगर किन्हीं को सारे चीज याद है तो बताइए। और कोई है ऐसे? मीनाक्षी जी बताइए। हरिओम मैम। हरिओम। यस मैम। मैम टिश्यूज का टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल। जो टिश्यूज होते हैं मैम वो सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिससे फिर आगे फर्दर ऑर्गन का टिश्यू फर्दर कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। तो हमारे जो उसमें है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जिनका नेम है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है या एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो स्किन के जो नीचे वाला पार्ट है उसको कवर करता है, और जो बॉडी ऑर्गन्स के इनर पार्ट है उसके नीचे ये टिश्यू पाया जाता है। और इस टिश्यू के जो मेन फंक्शंस हैं वो है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, और ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन में, और साथ में स्वेटिंग, सलाइवा को सिक्रेशन जो होता है बॉडी में वो भी इसी टिश्यू की मदद से होता है। और ये पाया जाता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है ये। सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स द बॉडी पार्ट एंड गिव सपोर्ट टू देम। इसके जो मेन फंक्शन है दैट इज टू गिव शेप टू बॉडी एंड टू जॉइन द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल। और ये जो है ये मिलता है हमें ब्लड में, बोन्स में, लिगामेंट, टेंडन्स और जो हमारे फैट है बॉडी में वहां पर भी ये पाया जाता है। देन द थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू which helps in the movement of organs and the which helps in the movement of organs and other body parts. Its main job is to like जो हार्ट बीटिंग होता है वो भी इसी की मदद से होता है, और साथ में इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो भी इसकी मदद से होता है, और वॉकिंग, रनिंग, जितना भी हम जो ये काम कर पाते हैं वो भी मस्कुलर टिश्यू की मदद से होता है। और ये मिलता है हमें आर्म्स, लेग्स में, हार्ट, स्टमक और स्टमक की जो लाइनिंग रहती है उसमें। Then the fourth one is the nervous tissue which is mainly found in the brain, spinal cord and the nerves of our body. और ये जो है काम करता है
हमें जो सेंसेशंस फील होती हैं, जैसे ठंडा गर्म या कोई पेन फील हो रही है, तो वो उसमें हमें हेल्प करता है उसको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट इसका थिंकिंग एंड रिएक्टिंग फंक्शन भी रहता है। देन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं माइंड टू अदर बॉडी पार्ट्स जो होता है, वो भी इसमें हेल्प करता है उनको कमांड्स वगैरह भेजना, वो सब कुछ का काम नर्वस टिश्यू करता है। सेल के बारे में बताऊं मैम मैं भी थोड़ा सा। ओके बताइए, सॉरी मेरा माइक बंद था, मैं बोल रही थी सुवर्णा जी ओके बोलिए हाँ, बोलिए अनु जी। ये सेल मेम्ब्रेन ये एक पतली झिल्ली है जो सेल के सबसे बाहरी परत को बनाती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह लिपिड, प्रोटीन और लवणों की दो परत वाली झिल्ली है। इसकी उत्पत्ति साइटोप्लाज्म से होती है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं से अलग रहती है, परंतु कोशिका कला इतनी सूक्ष्म होती है कि वह समीपस्थ कोशिका की भित्ति से इतना अधिक सट जाती है कि वह दोनों कोशिकाओं के मध्य केवल एक भित्ति ही दिखाई देती है। यह पारदर्शी एवं अर्धपारगम होती है। इसकी कार्य क्या होते हैं? कोशिका की कोमल संरचनाएं की रक्षा करती है, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। इससे होकर ही कोशिका रक्त से पोषक तत्वों को एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। इससे होकर कोशिकाएं के शरीर से विकार एवं निष्कासन भी होता है। थोड़ा सा मैं लिखी थी वही मैं बोली हूँ, कितना गलत है आप बताइए। ओके बहुत अच्छा, नहीं सही है, लेकिन अभी टिश्यू के बारे में चर्चा हो रही थी, इस वजह से आप बता रही थी सेल के बारे में। कोई नहीं, ओहो, अच्छा ऐसे ही अच्छा नोट अच्छा करके आप रखना भी। ओ, कोई नहीं। सुवर्णा जी। मैम मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरा हैंड वो डाउन ही नहीं हो रहा नेटवर्क के कारण। ओके ओके ठीक है, आप बोली थी पहले, वही मैं नाम नहीं सिर्फ एस दिख रहा था, इसलिए मैं पूछ रही थी। चलिए ठीक है, हो गया, इतना काफी है। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करने का कार्य करता है? तो प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। क्या करता है ये? तो प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके साथ ही एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्शन हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है, और शोषण करने का कार्य करता है, और साथ में सिक्रेशन करने का ये कार्य करता है। ओके, साथ में ये सेंसरी, थोड़ा थोड़ा ये सेंसरी भी होता है, क्योंकि हमारा जो त्वचा है ये हमारे त्वचा के ऊपरी लेयर में पाया जाता है, इस वजह से सेंसेशन का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सेंसेशन, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका सबसे बाहरी परत जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो क्या करता है? प्रोटेक्शन का कार्य करेगा, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का और सेंसेशन का। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? सपोर्ट करने का कार्य करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके साथ ही बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बाइंडिंग करने का ये कार्य करता है। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इम्यूनिटी का भी ये कार्य करता है। ओके, इम्यूनिटी का भी ये कार्य करता है। इम्यूनिटी का कार्य कैसे करता है? तो आपको पता होगा कि इसमें आपके ब्लड आते हैं, ब्लड आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, और ब्लड में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो क्या करते हैं? इम्यूनिटी का कार्य करते हैं। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टिश्यू है जो इम्यूनिटी का कार्य करता है, तो आपको कनेक्टिव टिश्यू ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में अगर देखेंगे कि सबसे जो कठोर होता है वो आपका क्या हो जाएगा? बोन होता है। और अगर तरल पूछा जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग और सबसे कठोर जो होता है वो क्या होता है? बोन होता है। और अगर तरल पूछा जाएगा, लिक्विड अगर पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू देख रहे थे, ये क्या करता है? तो मूवमेंट करने का कार्य करता है, बॉडी में मूवमेंट करने का कार्य करता है। उसके बाद
हम लोग देख रहे थे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या करता है, तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस, तो हमारे नर्व इम्पल्सेस को जो है कंडक्शन करने का कार्य, साथ में कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है बॉडी फंक्शन को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है ये बॉडी फंक्शन को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो कल हम लोग और भी इससे अच्छे से पढ़े थे, जिस प्रकार अभी सुवर्णा जी, शालिनी जी और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ चीजें बताई हैं, बहुत अच्छे से बताया उन लोगों ने, जो भी कल पढ़ाई हुआ था। तो आपको क्लास जब भी क्लास आना है एक बार रिवीजन करके आना है, ताकि जब भी अगर हम पूछे तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़े। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इसको हम लोग पूरा ब्रीफ में देखेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? जी मैम। ओके, यस। प्लीज कोई बीच में माइक नहीं खोलिएगा। ठीक है, जब बोलेंगे तभी खोलिएगा। ठीक है, थंब किया कीजिए। ओके, थंब किया कीजिए। चलिए, आज हम लोग देखने वाले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू इसके जो है टू मेन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं आपको ध्यान रखना है? टू मेन टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये तो इसे कंपाउंड बोलते हैं, जटिल बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, जटिल, या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनके दो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके साथ ही पहला आपका क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब ये जो दो पार्ट में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पे देख रहे हैं, टू टाइप्स। संदीप जी माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो आपके सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या होते हैं? एक लेयर से बने होते हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा है? सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि आपका ये सेल है तो सेल के एक लेयर से बने होते हैं। ये जो है आपके सेल के एक लेयर हो गए। ठीक है, सेल के एक लेयर से बने होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक ही जो आपके सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं। और जो आपके जटिल जो है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या है? तो ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ये तो कॉम्प्लेक्स है तो क्या है? ये बहुत सारे परतों से, यानी कि मल्टी जो है परतें होते हैं इसमें, बहुस्तरीय परत होते हैं, मल्टी लेयर्स होते हैं इसमें। तो इस तरीके से एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, ऊपर नीचे बहुत सारे ऐसे करके लेयर सटे सटे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे परत आपको देखने को मिलते हैं। मल्टी जो है ये लेयर सेल होते हैं, जबकि आपके जो सरल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें एक ही लेयर होते हैं, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ जो एक लेयर होता है। और यहाँ पे एक ही सेल से बना हुआ जो होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे परतें होते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से ऊपर नीचे पूरा इस तरीके से रहता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताइए, एपिथेलियल टिश्यू पहले तो ये देख, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है? त्वचा जो हमारा है, आपको पता होगा कि त्वचा हमारे शरीर का क्या है? हमारा जो स्किन है, ये हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग बोला जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग हम लोग बोलते हैं त्वचा को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है। ठीक है, ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, तो स्किन आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जो है ऑर्गन्स है। उसके साथ ही आपके जो एपिथेलियल टिश्यू वो क्या है? आपके त्वचा के बाहरी परत पे पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? कवरिंग करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये आपके शरीर को क्या करने का कार्य करते हैं? तो कवरिंग करने का ये कार्य करते हैं। ओके, आउटर लाइनिंग मैम बनाने का ये स्क्रीन कार्य करते शो हैं, नहीं हो रही आवरण। है, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। हो रही है। सबके डिस्प्ले पर एक बार क्लिक अगर किन्हीं करो का तो आ अगर जाएगी। हो रही है मैम। ओके, अगर किन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, पहले फिर से ज्वाइन करके देखिएगा, अगर उस समय भी नहीं हो रहा होगा तब फिर बोलिएगा। ओके,
तो आपको ध्यान रखना है कि आवरण देने का कार्य कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू करता है। कवरिंग देने का कार्य कौन करता है, आपका इपिथेलियल टिश्यू। आवरण यानी आपके बॉडी के आवरण देने का कार्य इपिथेलियल टिश्यू करता है, यानी कि आपका स्किन जो होता है वो इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इपिथेलियल टिश्यू में यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस जो मैम होते नहीं हैं हो वो रहा, अभी भी नहीं नहीं हो होते रहा। हैं। आ गई आ गई। वो होता है मैम, नेटवर्क की बार वजह बार से ऐसा होता होता है है। कभी कभी, थोड़ी पल के लिए होता है बस। आ गया। चली गई मैम, अब चली ओके गई। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, परेशान नहीं होइए, मैं देख लेती हूँ। नेटवर्क का बड़ा आप ही मैम परेशान होता रिप्रेजेंट है करो कैसे। एक बार। अब हो रहा है प्रेजेंट, बताइए। हो रहा है मैम। ओके, जी मैम हो रहा है। तो हम लोग देख रहे थे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसमें जो है आपका इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है, यानी कि सेल के बीच में जो है किसी प्रकार का गैप नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सेल के बीच में, जैसे ये दोनों सेल के बीच में गैप है, तो गैप यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि क्या है, एक दूसरे से क्या रहेंगे, सटे रहेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है एक दूसरे के बीच, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंगल लेयर होते हैं। और क्या होते हैं, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। यानी कि इसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर जो होता है, यानी कि सेल के बीच में जो जगह होता है वो नहीं होता है, ठीक है। सेल के बीच में जगह नहीं होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, जगह नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये समझ में आया, नो इंटरसेलुलर स्पेस। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे जटिल एपिथेलियल टिश्यू में जाते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी टिश्यू जैसे कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपके इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड है, ठीक है, जो कि दूर दूर रहते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड कवरिंग टू स्किन, ओके। आप ये सोचिए ना कि हमारा स्किन में अगर अलग अलग कोशिका के सेल, अगर टिश्यू दूर दूर रहेंगे तो क्या ये सही तरीके से रह पाएगा, पूरा प्लेन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। अपनी स्क्रीन ही बंद कर दूंगी, ओके। तो इतना तो समझ में आया कि नहीं, सभी को बताइए। एपिथेलियल टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, यानी कि सेल के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है। उसके साथ ही हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कवरिंग का कार्य करता है। हमारा स्किन जो है वो स्किन के जो ऊपरी वाला जो परत होता है वो क्या होता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम लोग देखेंगे जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है उसके यहाँ पे हम लोग प्रकार देखेंगे। सबसे पहला क्या था हमारा, सरल एपिथेलियल टिश्यू। तो सरल एपिथेलियल टिश्यू के ही प्रकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ओके। जिसमें हम लोग सिंपल क्यूबोइडियल, एक आपका क्यूब के जैसा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबोइडियल, ठीक है। आपका क्यूब किस प्रकार, इस तरीके से होता है ना क्यूब, आप लोग बचपन में बनाए होंगे, इस तरीके से आपका ये क्यूब बनता है। तो देखिए इसी तरीके से बना हुआ है ना क्यूबोइडियल। तो ये क्या है, क्यूबोइडियल जो है सिंपल क्यूबोइडियल इपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद सिंपल स्क्वेमस, ये स्क्वेमस है, ठीक है, पतली है, ठीक है, पतली वाली स्क्वेमस। उसके बाद एक क्या है, सिंगल कोल्यूमुलर, ये जो है खंभा के जैसा खड़ा होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे खंभा के जैसा ये क्या है, खड़ा है, स्तंभाकार इसको बोलते हैं, स्तंभाकार।
उसके बाद एक आपका क्या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। अभी सारे के हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी आपको ओवरव्यू करना है ऊपर ऊपर। अगर देखते हैं तो और भी बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं, फिलहाल अभी आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका क्यूबिडियल ध्यान रखना है, उसके बाद आपको स्क्वेमस ध्यान रखना है, और फिर कॉलमनर ध्यान रखना है। बेसिकली हम लोग यही 3 चीज पढ़ते हैं, स्क्वेमस, क्यूबिडियल और कॉलमनर ही पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलमनर ही पढ़ते हैं। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके स्क्वेमस वाले होते हैं उसे हम लोग चपटी बोलते हैं, चपटी इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्यूबिडियल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे घनाकार बोलते हैं, घनाकार। उसके बाद जो आपका कॉलमनर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो खंभाकार बोलते हैं, खंभाकार इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हिंदी में आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, पिक्चर में आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको सिंपल स्क्वेमस समझ में नहीं आ रहा है तो आप चपटी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखने में भी कैसा लग रहा है, चपटी है ये, ठीक है। और क्यूबिडियल वाला क्यूब के आकार की है, और खंभाकार जो आपके खंबे के जैसा है, ओके। तो यहाँ किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए अब यहाँ पे एक बार और से देख लीजिए। अभी हम लोग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के प्रकार के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। परेशान नहीं होंगे कि हम लोग दूसरा वाला नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जो एक ही लेयर से मिलकर बना होता है बस उसी के बारे में देख रहे हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक ही लेयर से बना हुआ है, सिंपल स्क्वेमस वाला जो है एक ही लेयर से बना हुआ है, चाहे वो क्यूबिडियल के आकार का ही क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एक ही लेयर का बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ही लेयर है। उसके बाद यहाँ पे कॉलमनर वाला भी क्या है, ये भी आपका एक ही लेयर है जो कि खंभाकार है, ओके। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। उसके बाद ये आपका जो है जटिल जो कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसके अंतर्गत आता है स्ट्रेटिफाइड वाला। स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडियल भी होता है और स्ट्रेटिफाइड कल्मिनर भी होता है, ओके। यानी कि जो हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और जटिल एपिथेलियल टिश्यू देखे थे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे दोनों के प्रकार दिए गए हैं, ओके। नीचे भी कुछ दिए गए हैं, देखेंगे मैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, लेयर के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल मेड ऑफ सिंगल सेल लेयर, ठीक है। उसमें आपके स्क्वेमस, क्यूबोइडियल और साथ में कॉलमनर है, ओके। उसमें भी सिंपल क्यूबोइडियल, सिंपल स्क्वेमस, उसके बाद सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का मतलब आपको दिख रहा हो कि मेड ऑफ मैनी सेल लेयर, तो ये बहुत सारे सेल लेयर से जो बना होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। 2 टाइप्स के भी हम लोग पढ़े थे टिश्यू, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखे थे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे उसके पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंपल वाला के भी वही स्क्वेमस, क्यूबिडियल और कॉलमनर और आपके प्यूसिडो स्ट्रेटिफाइड, ये भी एक अलग से ध्यान रखना है, प्यूसिडो स्ट्रेटिफाइड, ओके। उसी प्रकार स्ट्रेटिफाइड वाला में आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, स्ट्रेटिफाइड जो है यहाँ पे ट्रांसनेशनल जो है वाला है, और साथ में और आपके इस चीजों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ट्रांजिशनल वाला। यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो अलग अलग दिए गए, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन आपको बस ये लेयर देख के यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से लेयर बना गया है, ठीक है। मैं अभी जो पढ़ाऊंगी उसको आपको बेसिकली समझना है। यहाँ पे आपको लेयर समझाने के लिए बस मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको, ताकि समझ में आए, ओके। क्योंकि पिक्चर में वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सरल जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसके बारे में अब हम लोग पूरा ब्रीफ से पढ़ने वाले हैं। यह ऊतक एक ही परत की कोशिकाओं से बना होता है, जो मैं अभी तक बता चुकी हूँ, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, जो आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके 3 जो है पार्ट होते हैं, डिवाइड किया गया इनटू 3 मेन टाइप, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, सरल स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये इसकी रचना क्या है, तो ये बहुत पतली होती है, सपाट होती है, चौड़ी कोशिकाएं होती है, वेरी थिन होता है, फ्लैट होता है,
ठीक है, स्केल लाइक सेल होता है, जैसे कि आप लोग ये वाला पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस। ओके, ये वाला पिक्चर आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या ध्यान रखना है कि बहुत पतली सपाट चौड़ी कोशिकाएं होती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके वायु के जो फेफड़ा जो है, आपका लंग्स जो है, उसके वायु कोशिकाएं यानी कि एल्वियोली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ये आपके एल्वियोली में पाया जाएगा। आप लोग एल्वियोली के बारे में पता होगा, रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं एल्वियोली, इसको वायु कोशिकाएं बोलते हैं। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको और भी अच्छे से समझेंगे। तो आपके लंग्स के एल्वियोली में पाया जाता है, जो कि गुच्छा होता है, गुच्छे जैसा होता है, तो उसके लेयर में ये पाया जाता है। उसके बाद बोमेन जो कैप्सूल होता है, जो कि आपके वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, वृक्क में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल, यानी कि इन किडनी, यानी कि किडनी में जो आपके बोमेन कैप्सूल है, उसके अंदर भी कौन सा लेयर देखने को मिलता है, तो आपके सरल एपिथेलियल टिश्यू तो वहां पे देखने को मिलता है बोमेन कैप्सूल में और एल्वियोली में। ठीक है, अभी दो चीजें आपको याद हो गई, एल्वियोली और बोमेन कैप्सूल। दूसरी बात, रक्त वाहिनी के आंतरिक परत में, यानी कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जितनी भी नलिकाएं होती है ना, जितनी भी नलिकाएं होती है, नली जो होती है, उसमें भी कवरिंग किसकी रहती है, उसमें भी कवरिंग आपकी क्या रहती है, एपिथेलियल टिश्यू की रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले तो शरीर की बाहरी परत ध्यान रखना है, रक्त की नलिका के दीवारों पे ध्यान रखना है, यानी रक्त के जितने की नलिका के दीवार है वहां पे आपको देखने को मिलता है। उसके साथ फेफड़ा जो है आपके जो लंग्स है, लंग्स के वायु कोशिकाओं में ये आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़े थे बॉडी कैविटी के बारे में, बॉडी कैविटी याद है आप लोग के बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में दो तरीके से बॉडी कैविटी के बारे में देखे थे, फ्रंटल और पोस्टीरियर में देखे थे, याद है, आपको दिखाते हैं। यस मैम। यस, एक बार मैं दिखा देती हूँ, जो लोग नहीं क्लास किए होंगे पिछले क्लास में, क्योंकि वो अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वहां पे जितने भी आपके शरीर में जो कैविटी वाले एरिया है, वहां सारे जगह पे आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत आगे है एपिथेलियल टिश्यू। आ गया कैविटी, एक पिक्चर में दिख रहे हैं इसमें, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये पिक्चर, इसको मैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके एक वेंट्रल दिख रहा है, वेंट्रल कैविटी यानी आगे साइड वाले, और एक आपका डोर्सल कैविटी दिख रहा है पीछे साइड वाला। जो भी खाली स्थान है वहां पे क्या पाए जाएंगे, आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, जहां भी शरीर में खाली स्थान है वहां पे कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो भी कैसा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, तो वहां पे आपके सरल वाले पाए जाएंगे। ठीक है, सरल वाले, जिसको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। आपके थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, या फिर एब्डोमिनल पेल्विस कैविटी हो, उसके साथ ही आपके स्पाइनल कैविटी हो या फिर पेल्विस कैविटी हो, या तो ये वाला आपका डोर्सल कैविटी में स्पाइनल और पेल्विक कैविटी हो जाएंगे, और साथ में आपके क्रेनियल कैविटी भी हो जाएंगे। तो ये तीनों जो है आपके, सॉरी पेल्विस तो आपके आगे वाले में ही आते हैं, भूल से बोल दी मैं। तो क्रेनियल और स्पाइनल ये आपके डोर्सल कैविटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके खाली स्थान है, उसके साथ ही थोरेसिक, एब्डोमिनल और आपके पेल्विस वाले एरिया, आगे वाले वेंट्रल वाले। ठीक है, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये कैविटी आपके, तो ये आपके जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, उसके साथ ही आपके श्वास नली, श्वास नली में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्वास नली, श्वास नली, उसके साथ ही आपके मुख गुहा में, जो मुख गुहा है वहां भी, यानी कि मुंह वाला एरिया भी तो कैविटी वाला एरिया है ना, जो आपके खाली हॉलो स्पेस है मुंह में, वो वाला एरिया में भी आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप, जैसे कि आपको मेन में अभी क्या ध्यान रखना है, एल्वियोली ध्यान रखना है, और आपको बोमेन कैप्सूल ध्यान रखना है। ओके, बोमेन कैप्सूल।
उसके साथ ही रक्त वाहिनियों की आंतरिक परत में लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी दिया गया है, ठीक है, जिसको उसके साथ ही अब ये क्या करने का कार्य करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। अब देखिए आपकी ये एल्वियोली है, एल्वियोली में क्या होता है, आपके गैस के एक्सचेंज होते हैं ना, तो अगर आपको ये पता रहेगा एल्वियोली तो आप आराम से ये आंसर लगा सकते हैं उसके कार्य को, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके साथ ही फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन का कार्य करता है। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं वुमेन कैप्सूल, आपकी किडनी में क्या होता है, आपके किडनी में फिल्टरेशन का कार्य होता है ना, तो इस तरीके से अभी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, निष्पंदन और परिशोधन करने का कार्य, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, फिल्टरेशन, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, सरल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपके जितने भी कैविटी है वहां पाए जाएंगे, फेफड़े के एल्वियोली में पाए जाएंगे, वोमेन कैप्सूल में पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में पाए जाएंगे, और ये क्या करने का कार्य करेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और साथ में फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन, ओके। क्लियर होगा सभी को, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरल क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सरल क्यूबॉइडियल, क्यूब के जैसा है ये हमारा, तो इसी वजह से क्यूबॉइडियल बोले गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, घनाकार एवं वर्गाकार कोशिकाएं, ठीक है, घनाकार या वर्गाकार। अब आपका जो क्यूब जो बनता है वो वर्ग से ही तो बनता है ना, आपके स्क्वायर से ही तो बनता है ना, तो इसी वजह से इसको और हम किस नाम से जानते हैं, वर्गाकार बोल दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो घनाकार या फिर वर्गाकार कोशिकाएं, क्यूब शेप्ड सेल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्थान कहाँ पे है, तो किडनी की नलिकाएं में, ठीक है, किडनी की नलिकाएं में, उसके साथ ही थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, साथ में लार की नलिकाएं में, यानी कि डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या है, तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य है। अब आपको पता है, मैं बता रही थी आप लोगों को शुरू में कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिक्रेशन का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, सिक्रेशन है ना, एब्जॉर्प्शन का कार्य। तो उसमें से जो क्यूबेडियल वाले आपके एपिथेलियल टिश्यू है वहीं पे आपके सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कार्य। यानी कि आपके जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड से क्या होते हैं, एंजाइम्स या हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, आपके ग्लैंड से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स या हार्मोन निकलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे और भी आपको क्या ध्यान रखना है, क्यूबेडियल में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपके मूत्र मार्ग है और जो आपकी किडनी है, ठीक है, उससे भी जो भी हार्मोन्स या फिर एंजाइम सिक्रीट होते हैं वहां भी ध्यान रखना है। और जो आपके जनन अंग है जिसको गोनाड सेल बोलते हैं, वृषण और ओवरी जो है, यानी कि स्पर्म एंड ओवरी, वो भी आपके इसके अंतर्गत आएंगे जहाँ पे आपके सिक्रेशन का कार्य होता है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वृक्क नलिकाएं यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड, उसके साथ ही लाल ग्रंथियां जहाँ से आपके तीन जो है, तीन जोड़ा लाल ग्रंथि निकलता है। याद है कौन से तीन है, बताइए किन्हीं को याद है तो, तीन जोड़ियां लाल ग्रंथि निकलती है। सबमेंडल, सबलिंगुअल और एक है पैराटॉइड करके। पैराटॉइड, बिल्कुल सही। उसमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कार्य क्या हो गया, यहाँ पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य आपको किसका ध्यान रखना है, क्यूबॉइडियल वाला, क्यूब वाला क्या काम कर रहा है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कार्य कर रहा है, ओके। इससे पहले हम लोग जो देखे थे उसका क्या कार्य था, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन का कार्य था सरल वाले में, ठीक है। क्यूबॉइड वाले में आपको सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कार्य ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैम 3 ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और एक और है मैम वो भूल गया। ओके, माइक बंद कर लीजिए, बोल दिए हैं कोई, अच्छी बात, चलिए ठीक है। जब पूछते हूँ उसी समय जवाब देना है, बाद में थोड़ी देर के बाद नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, सरल कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, लंबी और स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती है, ठीक है, टॉल होती है और पिलर लाइक सेल होती है, जैसे आप लोग पिक्चर में भी जस्ट देखे थे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये होता है, ओके। यहाँ देखिए कॉलमनर क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, स्तंभ के जैसा है, ठीक है, स्तंभ जैसे
जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, लंबी होती है और स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती है। अब इसका स्थान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्थान आपको ध्यान रखना है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। कहाँ दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जो आपका माइक्रोविलाई होता है ना, माइक्रोविलाई जो होता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। पेट में, स्टमक में आपके देखने को मिलता है, आपके जो गर्भाशय में देखने को मिलता है। उसके साथ ही ये क्या करने का कार्य करता है, तो पोषक जो आपके पोषक जो अवशोषण का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके साथ ही एंजाइम्स और म्यूकस का ये स्राव भी करता है, एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रेशन भी ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई का क्या कार्य है बताइए, माइक्रोविलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, जी। स्पेस, बड़ा स्पेस प्रदान करता है ये एब्जॉर्प्शन, ताकि और अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का ये कार्य करता है, और अच्छे से कैसे एब्जॉर्प्शन हो सके उसके लिए उससे विस्तार भी करता है। तो यहाँ पे आपके जो सरल कॉलमिनरी जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि माइक्रोविलाई है, तो उसमें आपके पाए जाते हैं कौन से, कॉलमिनरी एपिथेलियल टिश्यू। ओके, पेट में आपके पाए जाते हैं, आपके गर्भाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्य ये क्या करेगा, तो पोषक तत्वों के अवशोषण में कार्य करता है, ठीक है। पोषक तत्वों के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के में करता है। साथ में ये क्या करता है, एंजाइम्स और म्यूकस का स्राव भी करता है, यानी सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो आपको ध्यान रखना है, एंजाइम्स और म्यूकस का स्राव कौन करेगा, तो आपके कॉलमिनरी एपिथेलियल टिश्यू करेगा। ओके, क्योंकि पेट, आपके पेट में क्या निकलता है, आपके पेट से एंजाइम्स निकलता है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, म्यूकस भी निकलते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्प्शन में आप कहाँ से ध्यान रखेंगे, तो एब्जॉर्प्शन में आप स्मॉल इंटेस्टाइन से ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है, चलिए। और वैसे भी मैम जो छोटी वाली आंत होती है उसमें पाचन का काम होता है, हाँ, पाचन का कार्य होता इसीलिए है, पाचन। ऑब्जर्प्शन भी होगा। यस, हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब देखिए, एक अलग से सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी दिया गया है। अब ये सिलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू है, विशेष प्रकार की कॉलमिनरी और क्यूबिडियल कोशिकाओं जिनकी सतह पर सीलिया होती है। माइक्रोविलाई अलग है और सीलिया अलग चीजें होती है, ठीक है। तो ये कॉलमिनरी और साथ में क्यूबोइडियल कोशिकाएं जिनकी सतह पर सीलिया होती है, तो जिनकी सतह पर सीलिया पाई जाएंगी वो कौन सा होगा, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होंगे, कॉलमिनरी और साथ में क्यूबिडियल या क्यूबिडियल कोशिकाएं होंगी, और जिनके ऊपर में क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। सीलिया का क्या कार्य बताइए, सीलिया का क्या कार्य बताइए। मैम हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है मैम ये गति देखिए, माइक्रोबिलाई और आपके सीलिया में डिफरेंस क्या है ना, माइक्रोबिलाई में हम लोग क्या पढ़े थे, वो अवशोषण के लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है, जो कि आपके छोटी आंत में पाए जाते हैं। सीलिया क्या होता है, ये गति, जो आपके मूवमेंट होते हैं, जो फ्लो होता है, यानी कि गति और प्रवाह करने का जो है कार्य कौन करता है, तो आपकी सीलिया करते हैं। आगे बढ़ाने का कार्य जो है करेगा, कौन करेगा बताइए, तो आपके सीलिया। सीलिया करेगा, ठीक है, मूवमेंट कराने का कार्य। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मूवमेंट कराने का कार्य। अब यहाँ कहाँ पे करेगा ये मूवमेंट कराने का कार्य, तो आपके ट्रैकिया में, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है, तो ट्रैकिया में आपके पाए जा रहे हैं, श्वास नली में, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वहां पे सीलिया का कार्य होता है फेलोपियन ट्यूब में। ओके, उसके साथ ही कणों और अंडाणु को एक दिशा में ले जाने में, ठीक है, टू मूव पार्टिकल्स, ठीक है, ओवा इन वन डायरेक्शन यानी ओवा को वन डायरेक्शन में ले जाने का कार्य जो कौन करेगा, तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करेगा। कौन करेगा, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ये आपके ट्रैकिया में पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में पाए जाएंगे। कार्य जो है आपके कणों या अंडाणु को एक दिशा में ले जाने का कार्य करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीलिया इसमें पाए जाते हैं। माइक्रोबिलाई किसमें पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई बताइए, कौन से एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं? सिंपल कॉलम। ओके, सिंपल
कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉलमनर साथ में क्यूबिडियल, या तो कॉलमनर या तो क्यूबिडियल, यानी कि वही सेल है लेकिन जिसमें सीलिया है उसकी बात ही की जा रही है यहाँ पे, लेकिन उसका प्लेस अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको श्वास आपके ट्रेकिया में देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही आपके फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से जो है, जब आप एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको याद रखना है और उसी से फिर आपको दिमाग लगा के ये सारी चीजें लगानी है, ठीक है। मैम ये जो जैसे ये वाला जो टिश्यू है जिसमें ये क्या लिखा है, कणों या अंडाणुओं को एक दिशा में ले जाना, तो ये आईवीएफ में इसका यूज होता है, जैसे कि फिलिपिन यस ट्यूब है यस, ना, इसमें आईवीएफ में काम होता है इसका। यस उसी में यूज होता है, बिल्कुल सही। बिकॉज उसमें जब प्रेग्नेंट नहीं होती लेडी तब उसको फिलिपिन ट्यूब से इंसर्ट किया जाता है। हाँ वही बात है, तो यहाँ इसीलिए तो दिया गया ना फिलिपियन ट्यूब। ओके, बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के चारों टाइप्स के बारे में देख चुके हैं, ओके। अब आपके आ गया जटिल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कई परतों की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये बताइए कि क्वेश्चन करना है या फिर हम आगे बढ़े। मैम क्वेश्चन कर लो। मैम क्वेश्चन बोलिए, उसका बाद आगे बोलिए। क्वेश्चन बोलिए मैम। ओके, 1 सेकेंड रुक जाइए, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हमको लगता है क्वेश्चन करना सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। एपिथेलियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसके जो बचे हुए हैं ना, यौगिक एपिथेलियल टिश्यू जो आपके दूसरे वाले जटिल वाले जो है, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में बांटे थे, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा हम लोग पढ़े थे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो मैम इसके पार्ट्स पढ़ाओगे ना सेकंड वाले के? हाँ सेकेंड वाले के पार्ट्स पढ़ाएंगे, हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम लोग अभी पढ़े थे कि मल्टी सेल, यहाँ पे कई जो है परतों की कोशिकाओं से ये बना होता है, हम लोग देखे थे, यानी कि ऐसे ऐसे करके ये तो है ही, इस तरीके से कई परतों से ये मिलकर बना होता है, यानी कि सेल के कई लेयर्स होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपके जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, यानी कि स्थलीकृत, जिसको हम लोग, आप हिंदी में मत देखिए, आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, यहाँ भी स्क्वेमस है लेकिन आगे में स्ट्रेटिफाइड लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऊपरी परतें यानी कि सपाट कोशिकाएं और निचली परतें में पाए जाते हैं, यानी कि सपाट कोशिकाओं में और निचली परतों में, गोलाकार कोशिकाओं में, ओके। अपर लेयर में फ्लैट, लोअर लेयर्स और राउंडेड सेल में ये पाए जाते हैं। उसके साथ ही स्थान अगर देखेंगे तो आपके स्किन के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, स्किन के जो एपिडर्मिस में है, यानी कि हम लोग पढ़े थे कि हमारे शरीर के जो आवरण है वो स्किन आवरण ढकने का कार्य करता है हमारे शरीर में। तो स्किन जो है, स्किन में कौन सा पाया जाता है टिश्यू, तो आपको ध्यान रखना है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है आपके स्किन में पाए जाते हैं, जो कि आपके एपिडर्मिस को क्या करता है, त्वचा के आपके एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। आपके त्वचा के 3 लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं, एक आपका होता है एक्टोडर्मिस, दूसरा आपका होता है डर्मिस, और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है हाइपोडर्मिस, ओके। अब यहाँ पे आपके जो है कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो एपिडर्मिस में ये पाए जाते हैं। अब आपको जो आपके स्किन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं बताइए। डर्मोलॉजी। डर्मेटोलॉजी बोलते हैं ना, डर्मेटोलॉजी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको ये बताना है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। देखिए ये सब चीज ध्यान रखना है। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन। ठीक है। तो साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, और अभी हम लोग देख रहे हैं स्किन के एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्किन है, तो स्किन के लेयर में, यानी कि आपके डर्मिस वाला जो लेयर है, जो सेकेंड लेयर है, वहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है।
एक्टोडर्म के नीचे वाला जो डर्मिस वाला लेयर है, वहीं पे आपका क्या पाया जाता है, वहीं पे आपके स्थलीकृत स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रहेगा। उसके साथ ही आपके मुंह की परत में, यानी कि जो आपके माउथ की जो लाइनिंग है, माउथ की लाइनिंग में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ इसोफेगस में आपकी जो अन्न नली है, ग्रास नली जिसको बोलते हैं, वहां पाए जाएंगे। कार्य ये क्या करता है, तो आंतरिक घर्षण से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है मैकेनिज्म वियर एंड टीयर में, ठीक है। तो यांत्रिक जो घर्षण होता है, जो अंदर हमारा जो घर्षण होता है, तो उससे जो है सुरक्षा दिलाने का कार्य करता है कौन, तो हमारा जटिल एपिथेलियल टिश्यू, और साथ में रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य करता है। अब जो है आपके ये मुंह के परत में पाए जा रहे हैं, तो वहां पे आपके क्या होते हैं, मुंह में जो भी खाना खाते हैं, तो उसे हटाने के लिए जो है आपके जो सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलते हैं एंजाइम्स, तो उससे क्या होता है, वो रोगाणु नष्ट होता है। तो जहां से वो निकलने वाले जो आपके एंजाइम्स हैं, तो वहां वहां पे ये पाए जाते हैं, रोगाणुओं की रक्षा करने के लिए इसी वजह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपके मुंह के लाइनिंग में ये पाए जाते हैं, और साथ में आपके इसोफेगस में पाए जाते हैं, साथ में आपके त्वचा के यानी स्किन में पाए जाते हैं, स्किन के डर्मिस में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इपीडर्मिस यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा एपिथेलियल टिश्यू का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये आपके लार की बड़ी नलिका में, लार्जेस्ट डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उसमें पाया जाएगा, उसका स्थान बताया गया है। लार जो आपकी ग्रंथि की जो बड़ी जो नलिकाएं है, उसमें पाया जाएगा। साथ में आपके रेक्टम में, मलाशय में भी ये पाया जाता है, ठीक है, मलाशय में। उसके साथ ही ये क्या करने का कार्य कर रहा है, तो प्रोटेक्शन और लिमिटेड सिक्रेशन, यानी कि प्रोटेक्शन भी कर रहा है और लिमिटेड सिक्रेशन का ये कार्य कर रहा है, ठीक है। क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। संक्रमणशील एपिथेलियल टिश्यू, संक्रमणशील एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये एक विशेष प्रकार की जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि फैलने और सिकुड़ने में सक्षम होता है, यानी कि ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो आपका कार्य करता है, तो उस वहां पे देखने को ये मिलता है। इसका लोकेशन देखेंगे तो आपके जो यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ ही आपके यूरिनरी ट्रैक में देखने को मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ट्रैक में। ये क्या कार्य करता है, तो फैलाने पर जो है, फैलाने पर भी रिसाव से सुरक्षा, यानी कि फैलने पर रिसाव में सुरक्षा ये करने का कार्य करता है, फैलने पर रिसाव में सुरक्षा करने का कार्य करता है, यानी कि फैलाने और सिकुड़ने में ये सक्षम होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, संक्रमणशील एपिथेलियल टिश्यू। ओके, संक्रमण से बचाने का ये कार्य करता है। अब एक और हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूसिडो स्ट्रेटिफाइड कल्मुनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि छद्म स्थलीकृत स्तंभक एपिथेलियल टिश्यू। यह एक ऐसा एपिथेलियल होता है जिसमें कोशिकाएं एक ही परत में होती है, लेकिन उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है। अब हम लोग यहाँ पे स्तंभाकार देख रहे हैं, आपको पता है कि स्तंभाकार हम लोग तो ऐसे ही पढ़े सिंपल वाला में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई किसी के ऐसे है, किसी की ऐसे है, यानी कि ऊपर नीचे, कोई ऊपर नीचे इस तरीके से, कोई ऊपर है कोई नीचे, इस तरीके से इसकी बनावट बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें कोशिकाएं एक ही परत में होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई अलग अलग होने के कारण ये कई परतों जैसे दिखाई देते हैं। ओके, इसकी संरचना देखेंगे तो कोशिकाएं स्तंभ जैसी होती है, और कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जो आपका बेसमेंट जो बेस वाला होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये जुड़ी होती है। और कुछ कोशिकाएं की सतह पर सीलिया यानी बाल जैसी संरचना भी इसमें देखने को मिलती है। ये जो दो अभी हम लोग देखे ना, ये दो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ट्रांजिशनल और साथ में आपके जो पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये अलग से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये अलग से हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपके पिस्यूडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ट्रैकिया में बताया जा रहा है, आपके ब्रोंकाई में देखने को मिलता है, नेजल कैविटी में देखने को मिलता है, ठीक है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में, आपके ब्रोंकाई में, श्वास नली में, साथ में आपके नेजल कैविटी में, और शुक्र वाहिनी जो है आपके वहां पे देखने को मिलता है, यानी कि मेल में देखने को मिलता है, शुक्राणु शुक्र वाहिनी में देखने को मिलता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, नेजल कैविटी। ओके,
कार्य देखेंगे तो बलगम का स्राव और कणों को बाहर निकालने का ये कार्य करता है, यानी कि म्यूकस का स्राव करता है ये और कणों को बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके साथ ही श्वसन पथ को साफ रखने का कार्य करता है। श्वसन पथ यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसे क्लीन रखने का कार्य करता है। कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है पिसिड्यूअल स्ट्रैटिफाइड कल्मिनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ट्रैकिया में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, ट्रैकिया में नेजल कैविटी साथ में ट्रैकिया। ओके, ये वाला तो हम लोग देख चुके हैं ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक विशेष प्रकार की यौगिक एपिथेलियल टिश्यू होती है जो कि खींचने और सिकुड़ने की क्षमता होती है जिसमें, ये हम लोग देख चुके हैं। और इसका स्थान हम लोग नहीं देखे थे, इसका स्थान देख लेते हैं। ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यूरिनरी जो है आपके ब्लैडर में पाए जाते हैं, मूत्राशय में पाए जाते हैं, यूरेटर में पाए जाते हैं। उसके साथ ही मूत्र भाग के कुछ भाग यानी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में पाया देखने को ये मिलता है। उसके साथ ही मूत्राशय को फैलाने की अनुमति देता है और मूत्र को रीसने से रोकता है ये, और लचीलेपन की जो है सुविधा देने का कार्य करता है। कौन? तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजिनेशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल। मैम एज वाला टिश्यू जो है वो उसमें भी डिलीवरी में भी हेल्प करेगा ना? क्या? डिलीवरी में भी हेल्प करेगा ना, संकुचन का काम कर रहा है। हाँ, डिलीवरी में भी हेल्प करेगा, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मूत्राशय को फैलाने की अनुमति देता है और मूत्र को रीसने से रोकता है, लचीलेपन में सुविधा देता है। तो लचीलेपन बता दिया गया ना, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी लाने का भी ये कार्य करता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार पूरी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू के क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिकाएं पास पास जुड़ी होती है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। रुधिर वाहिकाएं नहीं होती है, कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, नो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। उसके साथ ही कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है, इसको अगर पोषण पूछा जाएगा कि इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से इसे पोषण मिलता है। उसके साथ इसमें क्या होता है, रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, तभी तो हम लोगों को अगर कहीं भी चोट लग जाता है तुरंत हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, जैसे घाव हो जाना, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ना। और देखिएगा वो जो बहुत जल्दी भर जाता है, 10-15 दिन में, 5-6 दिन के अंदर में भर जाता है कहीं भी चोट लगता है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपकी एपिथेलियल टिश्यू अभी कंप्लीट हो गया। क्लियर है ना सभी को? किसी को तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो हम लोग देखेंगे एपिथेलियल ऊतक की कौन सी विशेषता है, बताइए क्या विशेषता है एपिथेलियल टिश्यू की? सी होगा। ऑप्शन सी, कोशिकाएं पास पास जुड़ी होती हैं। ओके, कोशिकाएं पास पास जुड़ी होती है, यानी कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो क्लोजली पैक्ड होता है सेल, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सरल स्क्वैमस एपिथेलियल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा सबसे बड़े हिस्से पर एल्वोलाई ऑफ लंग। ओके, तो एल्वुलाई यानी कि वायु कोशिकाएं में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए त्वचा तो हम लोग पढ़े ना, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है ना त्वचा, ये आपको ध्यान रखना है। वायु कोशिकाओं में आपके एल्वेली ऑफ लंग्स में जो है देखने को मिलता है सरल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आपको बताना है कि एपिथेलियल ऊतक के नीचे कौन सा ऊतक पाया जाता है? मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, क्योंकि पोषण उसको उसी से मिलता है, तो उसके जस्ट नीचे होगा तभी तो पोषण मिलेगा ना उससे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है संयोजी ऊतक। आप दिमाग लगा के भी आंसर दे सकते हैं सारी चीजों का। अब बताना है आपको सरल क्यूबॉइडल एपिथेलियल किस अंग में पाए जाते हैं? किडनी ट्यूब। किडनी और ट्यूब्स
किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। ओके, तो आपके किडनी ट्यूब्यूल्स में बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। सिलिएटेड एपिथेलियल की विशेषता क्या है बताइए, सिलिएटेड एपिथेलियल की विशेषता क्या और इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया होता है। ऑप्शन सी मैम, मैम हार्मोन स्रावित करता है। बी ऑप्शन ना। सीलिया होते हैं। है? देखते हैं ऑप्शन किनका बी आंसर सही। सीलिया होते हैं। सीलिया होते हैं, क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में। अब आपको सिलिएटेड से सीलिया याद रख लीजिएगा, ठीक है? क्या होते हैं इसमें? सीलिया होते हैं, है सीलिया। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियल का कार्य क्या है? ये भी मैम कणों को एक दिशा में ले जाना। डायरेक्शन। ओके, तो मूव कणों को एक पार्टिकल दिशा इन में ले वन जाने की डायरेक्शन। कार्य। ओके, मूव पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है सरल कॉलमेनरी एपिथेलियल कहाँ पे पाया जाता है? फेफड़े में स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हम लोग देखे थे छोटी आंत में और अमाशय में भी देखे थे। यहाँ ऑप्शन में अमाशय दिया नहीं गया है, नहीं तो वो भी आंसर हो सकता था। ठीक है, अब आपको बताना है ग्रंथीय एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैंडुअल एपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या है? ग्लैंड क्या करेगा? एब्सॉर्प्शन। सिक्रेशन। ग्लैंड क्या करेगा? ऑप्शन सिक्रेशन बी करने में का कार्य करेगा सिक्रेशन। ना। हाँ, सिक्रेशन करने का कार्य करेगा ना ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोग पढ़ते हैं ना। उसके बाद आपको बताना है स्थलीकृत स्क्वेमस एपिथेलियल को कहा जाता है, क्या कहते हैं? कहाँ पाया जाता है? सॉरी, कहाँ पाया जाता है? ये स्किन में। ओके, स्किन में, त्वचा में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। एपिथेलियल उत्तक में रक्त वाहिकाएं होती है? नहीं होती है। नो, नहीं होती है। कौन सा उत्तक जो है वो पुनर्निर्माणकरण की क्षमता होती है? रीजनरेशन एपिथेलियल। की होती है, बिल्कुल सही। ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके जो थायराइड जो ग्रंथि है में कौन सा एपिथेलियल होता है थायराइड ग्रंथि में? बी रहेगा मैम इसका। अनुसार और ऑप्शन बी होगा मैम। क्या नाम है उनका? कौन सा? धर्मेंद्र जी, आप माइक खोलते हैं ना तो ब्लास्ट हो जाता है। नहीं, आप आज तो मैम मैंने चेंज कर लिया, आज तो मैंने चेंज कर लिया सिस्टम। आप मैसेज क्या कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत भयंकर वाला आवाज आता है। ठीक है, बुरा नहीं मानना है, मैसेज नहीं कर नहीं दीजिएगा। हम नहीं, आपको आप सही कह रहे हैं मैम। बहुत जोर से आवाज आ रहा है, सच बोल रही हूँ। चलिए, तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा एपिथेलियल होता है बताइए? थायराइड ग्रंथि में सरल कीबोर्ड। सिंपल क्यूबोइडल। ऑप्शन बी। सरल क्यूब एपिथेलियम। सरल क्यूबोइडियल एपिथेलियल होता है, ठीक है, सरल क्यूबोइडियल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडियल वाला, ठीक है, सही है। अब आपको बताना है नेक्स्ट कि संक्रमणशील एपिथेलियल पाया जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल, यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट आपको बताना है संक्रमणशील एपिथेलियल की विशेषता क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की क्या विशेषता है? कैन स्ट्रेच। फैल सकता है। फैल सकता है। फैल सकता है, यही होगा। ओके, फैल सकता ही होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा एपिथेलियल सबसे पतला होता है? सिंपल। सिंपल। सिंपल।
सिंपल स्क्वेमस टिश्यू सबसे पतला होता है। कौन सा एपिथेलियल स्राव और अवशोषण दोनों में सहायक होता है? क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल होगा। सिंपल क्यूबॉइडल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सरल क्यूबॉइडल। ओके ओके, सिंपल क्यूबॉइडल बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर सही है। उसके बाद है एपिथेलियल ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। सी ऑप्शन मैम, कवर द प्रोटेक्ट सरफेस। ओके ओके ओके, सतह को ढकना और सुरक्षा करने का कार्य ये करता है, टू कवर एंड प्रोटेक्ट सरफेस। ओके, बहुत अच्छा। कौन सा ऊतक जो है शरीर के भीतरी और बाहरी सतहों को ढकता है, भीतरी और बाहरी दोनों सतहों को ढकने का कार्य कर रहा है? एशिया तक। एपिथेलियल ही होगा ना। एपिथेलियल ही होगा। अब यहाँ पे शरीर के भीतरी और बाहरी, भीतरी से आपको क्या समझना है, आपकी जो बॉडी कैविटी है उसको भी तो याद रखना है ना, वो भीतरी हो गया ना, और बाहरी सतह में आपका स्किन हो गया, दोनों चीजें आपके एपिथेलियल में पाए जाते हैं। ओके, त्वचा के ऊपरी परत को में कौन सी एपिथेलियल होती है? अब बताना है त्वचा की ऊपरी परत में कौन सी एपिथेलियल है, बताइए। ओके, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। छोटी आंत में बताना है आपको, छोटी आंत में उपस्थित कोलमिनरी एपिथेलियल का कार्य क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ पोषक तत्वों का अवशोषण करना। पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है सिलिएटेड कोलमिनरी एपिथेलियल कहाँ नहीं पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, बहुत सही है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा ऊतक म्यूकस स्रावित करता है, बताइए। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये होगा बी। बी ऑप्शन। ग्रैंडुअल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है सिलिएटेड एपिथेलियल की सहायता से अंडाणु किस अंग से चलता है? ऑप्शन सी। फैलोपियन ट्यूब। लेपिन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा एपिथेलियल सबसे छोटा होता है? सिंपल स्क्वेमस। ऑप्शन ए। टीसीसी होगा। स्ट्रेटिफाइड इक्विपमेंट। ये सबसे मोटा होता है, छोटी और ठीक बड़ी है, दोनों होती है ना। सबसे मोटा होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ग्रंथियां एपिथेलियल के अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? हॉर्मोन्स। हार्मोन। ठीक है, तो अंतःस्रावी हार्मोन स्राव करता है, ये तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन। सलाइवा। ये हार्मोन। ये ध्यान रखिए, आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं ना, उससे हार्मोन का स्राव होता है। जो आपके इंग्लिश, हाँ, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उससे क्या स्रावित होता है? उससे हार्मोन्स का स्राव होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है, जो आपके एक्सोक्राइन होते हैं, उससे आपके क्या चीज का, एंजाइम्स का स्राव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा था ना, एंडोक्राइनो ग्लैंड, इसलिए यहाँ पे हार्मोन्स होंगे। एपिथेलियल में पोषण कहाँ से मिलता है, बताइए। फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्या हो जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ग्रंथि एपिथेलियल का एक्सोक्राइन भाग क्या स्रावित करता है? एक्सोक्राइन पूछ रहा है, बताइए। बहिर्स्रावी पूछ रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। म्यूकस एंड एंजाइम। म्यूकस और म्यूकस एंड एंजाइम। ओके, म्यूकस और एंजाइम्स, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपके मूत्राशय में संक्रमणशील एपिथेलियल किस कारण होता है, किस लिए होता है मूत्राशय में संक्रमणशील एपिथेलियल टिश्यू? ऑप्शन डी मैम, फैलाना की आवश्यकता के कारण।
ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑप्शन स्ट्रेचिंग के लिए, तो फैलाने की आवश्यकता के कारण। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा एपिथेलियल सबसे कम सुरक्षा देता है। कॉलमनर बी। सरल स्क्वैमस जो है सबसे कम सुरक्षा देता है। ठीक है, सरल स्क्वैमस सबसे कम सुरक्षा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका स्थलीकृत स्क्वैमस एपिथेलियल की मुख्य भूमिका क्या है। स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी मुख्य भूमिका क्या है। स्ट्रेटिफाइड, सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा ओके, देना। प्रोटेक्शन करने का कार्य, प्रोटेक्शन करने का कार्य। स्किन सबसे बड़ा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। स्किन कवरिंग। क्लियर हो गया सभी को, बताइए कोई दिक्कत। यस मैम, यस मैम।